के छात्र युवा संगठन आईसाई नॉस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी है और बिहार बंद का ऐलान किया है। इन संगठनों ने मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चेताया है कि सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले। ये योजना राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली है। सरकार योजना को वापस नहीं लेते तो वो भारत बंद करने की ओर आगे बढ़ेंगे। वहीं आरजेडी ने भी आज बिहार बंद का ऐलान किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बेतिया में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और आगजनी तोड़फोड़ करते हुए सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया। आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। हिंसात्मक आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। एक जगह 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। 17 तारीख से 20 तारीख तक धारा 144 लागू रहेगी और सभी तरह के राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में आंदोलनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बिहार के 12 जिलों में अग्निपथ योजना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए। अग्निपथ योजना के विरोध में मचे भारी बवाल को देखते हुए बिहार सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। बिहार के कई जिलों में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं बंद रहेंगी। उनमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण शामिल है। बिहार में हुई हिंसक घटनाओं पर केंद्र सरकार सख्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से अग्निपथ योजना के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को हिंसा की घटनाओं को लेकर सीएम नीतीश ने नाराजगी जताई है। डीजीपी और गृह सचिव ने सभी डीएम और जिलों के एसएसपी, आईजी और डीआईजी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की और हर हाल में उपद्रवियों की शिनाख्त कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए। सरकार ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि अग्निपथ योजना से बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों एवं युवाओं में असंतोष का भाव उभरा है और जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही है। केंद्र सरकार को अविलंब संज्ञान लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। इस हिंसक प्रदर्शन के बीच उपद्रवियों ने बिहार रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने बिहार रेलवे स्टेशन पर टिकट ऑफिस से 3 लाख रुपए लूट लिए और ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। टिकट काउंटर प्रभारी का कहना है जब वो यात्रियों को टिकट दे रहे थे तभी अचानक भारी भीड़ ने पथराव किया और कार्यालय में आग लगा दी और 3 लाख रुपए लूट लिए। बिहार अग्निपथ की आग में झुलस रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाओं से स्थिति भयावह होती जा रही है। पटना से कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन आज नहीं चलेगी। भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 94 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों, 140 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और इसके साथ ही 65 मेल एक्सप्रेस और 30 यात्री ट्रेनों को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही 11 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कुल 340 ट्रेनें आंदोलन की वजह से प्रभावित हुई हैं। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने बेतिया में बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर पहुंच गई। भीड़ ने तोड़फोड़ करते हुए बीजेपी नेता के घर पर धावा बोल दिया। उग्र भीड़ ने घर के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए और घर को आग के हवाले करने की कोशिश की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके साथ ही संजय जायसवाल के परिजनों के पेट्रोल पंप पर भी भीड़ ने तोड़फोड़ की और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। उपद्रवियों ने 12 लाख रुपए कैश भी लूट लिए। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में उबाल है। बिहार में आंदोलनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। बिहार के कई जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आईं। उग्र भीड़ ने जगह जगह रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने कई जगह ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, टिकट काउंटर तोड़ डाले, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेन यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सरकार ने एहतियातन कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्री इधर उधर भटकते नजर आए। अग्निपथ योजना के भारी विरोध को देखते हुए रोहतास जिले में सभी कोचिंग सेंटर को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। सभी प्रकार की कोचिंग संस्थान 20 जून 2022 तक बंद रहने का आदेश जारी किया गया है। जिले के सभी कोचिंग संस्थानों के प्रबंधक, संचालकों और निर्देशकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में 20 जून 2022 तक कोचिंग सेंटर संचालित न किए जाएं। ऐसा करते हुए पाए जाने पर आदेश की अवहेलना के आरोप में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पटना के दानापुर सुगना मोड़ के पास उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों की तोड़फोड़ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हिंसक भीड़ बाइक शोरूम के ऊपर पत्थरबाजी कर रही है। हंगामा करते उपद्रवी करीब आधा किलोमीटर दूर दानापुर स्टेशन पहुंचे और वहां आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि इस दौरान प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, उपद्रवियों को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और जगह जगह आग लगा दी। देश भर में अग्निपथ की योजना के खिलाफ युवक हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राज्यों में प्रदर्शन की हिंसक घटनाएं सामने आई। इसके बीच एयरफोर्स चीफ का बयान सामने आया। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि अग्नि स्कीम के तहत वायुसेना में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत उम्र सीमा बढ़ाए जाने की बात कहते हुए एयरफोर्स चीफ ने कहा, इस साल 21 के बजाय उम्र की सीमा 23 साल होगी। सूत्रों के मुताबिक थल सेना 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री का कहना है कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर अग्निपथ योजना को शुरू किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है, आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का तीसरा और आखिरी दिन है। ये कार्यक्रम देश के अन्य हिस्सों में भी होगा, जिसके तहत अगस्त तक देश भर के कार्यकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें उन्हें पार्टी के इतिहास और विचारधारा के बारे में जागरूक किया जाएगा। दिल्ली के राजेंद्र नगर की सीट सीएम केजरीवाल के नाक का सवाल बन गई है। यही कारण है कि वो आज भी राजेंद्र नगर में रोड शो करेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद राजेंद्र नगर सीट खाली हो गई थी। उसके बाद आपने एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ सीएम अरविंद केजरीवाल आज और कल भी रोड शो करेंगे। इस सीट पर 23 जून को चुनाव होना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट आज 12 बजे फैसला सुनाएगा। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में है। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील का कहना है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के 47 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। आज यूपी बोर्ड के नतीजे जारी होंगे। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upmspresults.up.nic.in पर सारी जानकारी मिल जाएगी। हाई स्कूल का रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी होगा, जबकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट शाम 4 बजे जारी होगा। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर हैदराबाद में आज मिलियन मार्च का आह्वान किया गया है। तहरीके मुस्लिम शबब्बन के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने मिलियन मार्च की अपील की है। हालांकि इस मार्च के आह्वान से पहले हैदराबाद पुलिस ने मोहम्मद मुश्ताक मलिक पर 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मुश्ताक मलिक अपने समुदाय में सहानुभूति हासिल करना चाहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। इससे पहले अग्रसेन गहलोत के घर ईडी का छापा पड़ा था। जोधपुर फर्टिलाइजर घोटाले से जुड़े मामलों के तहत सीबीआई की टीम सीएम अशोक गहलोत के पुश्तैनी मकान पर पहुंची। महामंदिर पहली पोल के अंदर सीएम गहलोत का पुश्तैनी मकान है। फिलहाल सीबीआई टीम यहां जांच फर्टिलाइजर घोटाले मामले में सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। जोधपुर फर्टिलाइजर घोटाले से जुड़े मामले के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भतीजे अनुपम और भतीजी को सीबीआई साथ ले गई। सीबीआई की टीम शुक्रवार सुबह से ही सीएम के पुश्तैनी मकान पर डेरा डाले हुए थी। कार्रवाई का विरोध करते हुए अशोक गहलोत के पुश्तैनी मकान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई का रास्ता रोक लिया और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेसियों को हटाकर सीबीआई की गाड़ियों को रवाना किया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका में चल रहे संकट पर भारत की संसद को जानकारी देंगे। हाल के महीनों में श्रीलंका एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है,
जिसने एक राजनीतिक संकट भी पैदा कर दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट राष्ट्रव्यापी ईंधन की कमी में बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और कांग्रेस सांसद शशि थरूर मौजूद रहेंगे। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक की तारीख आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 से 29 जून को श्रीनगर में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऑफिस ने गुरुवार को ट्वीट किया, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को होगी। काउंसिल की ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें ब्याज दरों पर फैसला लिया जा सकता है। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से पंपोर में सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर, संबूरा में एसआई फारूक अहमद मीर का शव मिला है। पंपोर में सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई है, फारूक अहमद मीर की हत्या की गई है। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सब इंस्पेक्टर का नाम फारूक अहमद था और उनका शव मिला है संबूरा से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आसिफ। फारूक अहमद का शव मिला है, इसके पीछे किसका हाथ है, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है और कोई जानकारी? ये जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके अनुसार फारूक अहमद मीर कल ही ड्यूटी से लौटा था और जहां इसकी रेजिडेंस पामपुर संबूरा है वहां से कुछ दूरी पर करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर अवंतीपुरा में ही इसकी ड्यूटी थी, लेतपुरा इलाके में। और वहां पर ये एज ओएसआई तैनात था। और कल देर शाम जब ये ड्यूटी से घर पहुंचा छुट्टी पर, तो उसके बाद शाम को करीब ये घर से बाहर निकला था फारूक अहमद मीर, तभी शायद इसे अगवा किया गया था मिलिटेंटों द्वारा। और सुबह इसकी डेड बॉडी जो है पास के पैडी फील्ड से बरामद की गई खेतों से, जहां पर इसकी डेड बॉडी को जब एग्जामिन किया गया तो दिल के पास एक गोली लगी हुई मिली और भी कुछ इसके जिस्म पर निशान मिले हैं। और पुलिस ने हालांकि केस रजिस्टर कर लिया है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी हमें मिली है उससे ही लगता है कि फारूक अहमद मीर को मिलिटेंटों ने अगवा करने के बाद उसकी पास के फील्ड में हत्या कर दी है। जी, वजह क्या हो सकती है उनकी हत्या की? देखिए, पुलिस हमेशा से ही निशाने पर रहता है मिलिटेंटों के, चाहे पुलिस अफसर हो या जवान हो। आमतौर पर देखा जाता है कि छुट्टी पर या अनआर्म्ड पुलिस वालों पर भी मिलिटेंट इस तरह से हमले करते हैं। और माना जा रहा है कि मिलिटेंटों ने ही जो है फारूक अहमद को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। और क्योंकि छुट्टी पर थे, अनआर्म्ड थे, तो मिलिटेंटों को एक सॉफ्ट टारगेट मिला, तो शायद उसकी गलती से निशाना बनाया गया है। जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आसिफ ये उठ रहा है, ये बहुत ही दुखद खबर है कि लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, लेकिन खौफ क्यों नहीं आतंकवादियों में? देखिए, मिलिटेंटों की कोशिश रहती है कि जहां पर भी उन्हें मौका मिलता है, जहां पे सॉफ्ट टारगेट्स मिलते हैं, जहां उन्हें ज़्यादा रेजिस्टेंस न करनी पड़े, तो इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि जो ऑपरेशंस है वो भी तेजी के साथ मिलिटेंटों के खिलाफ जारी है, जिसके चलते इस वर्ष अभी तक 100 से ज़्यादा मिलिटेंट मारे भी जा चुके हैं। लेकिन मिलिटेंटों को भी जहां पर मौका मिलता है तो वो कोशिश करते हैं फोर्सेस या इस तरह के जो जवान है, पुलिस जवान, उनको निशाना बनाने की। आसिफ, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगवा करके सब इंस्पेक्टर को गोली मारी गई है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में दो पक्षों में झगड़े में एक 42 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई। झगड़ा बच्चों की साइकिल को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को बेरहमी से पीटते हुए बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया। लगभग 2 दर्जन बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। दिल्ली के राजीव नगर में सीएम केजरीवाल ने आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक के लिए रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमें राजेंद्र नगर से भारी बहुमत से जिताया था, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जितने मार्जिन से पिछली बार जिताया था उसे डबल मार्जिन से इस बार जिताना है। बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को वोट दोगे
वो कोई काम नहीं करा सकता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आईटीओ के पास जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग के सामने जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया। डिप्टी सीएम का कहना है कि इंजीनियर्स ने इसे निपटाने की तैयारी कर ली है। सड़क पर गिरने वाले पानी को 5 लाख लीटर के होल्डिंग में लाया जाएगा। होल्डिंग एरिया में 2 लाख लीटर पानी जमा होते ही उसको अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से यमुना में छोड़ दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 1797 नए मामले कोविड के दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। इस दौरान 901 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में सक्रिय मामले बढ़कर 4843 हो गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.18% हो गया है। 222 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 9293 बेड खाली हैं। 2850 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में 1323 मामले सामने आए थे और 2 मरीजों की मौत हुई थी। तब संक्रमण दर दिल्ली में 6.69% रही। वहीं दिल्ली के खजूरी खास इलाके में भी अग्नि योजना के विरोध में उपद्रवियों ने एक बस को आग लगाने की कोशिश की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग अपना चेहरा ढककर बस और पास में खड़े ट्रक में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो की पुष्टि पुलिस ने भी की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 147, 148, 149 और 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उपद्रवियों की पहचान करने के लिए तबीशें दी जा रही हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की अग्नि योजना के तहत विरोध प्रदर्शन में यूपी के 4 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं और हिंसा करने वाले 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 जिलों में हुई गिरफ्तारी में बलिया से 109, मथुरा से 70, अलीगढ़ से 30, आगरा से 9, वाराणसी कमिश्नरेट से 27 और नोएडा से 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उग्रपंथियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ताबड़तोड़ दबिशें दे रही है। सीएम योगी ने उपद्रवियों को पकड़ने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध में देखते हुए डीएम ने आदेश जारी करते हुए जिले में अगले 2 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक स्थलों पर मकान के अंदर ईंट पत्थर नहीं रखे जाएंगे। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों के पोस्टर बैनर नहीं लगेंगे। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी हंगामे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें रोडवेज को लाखों का नुकसान हुआ। रोडवेज को तो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच का नुकसान है और टूटने के कारण, और बीसीटीएसएल को भी लगभग 3 लाख का नुकसान, 3.25 लाख का। केंद्र की योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मथुरा में भी नेशनल हाईवे 2 पर करौली गांव के पास उपद्रवी छात्रों ने सरकारी बस में आग लगा दी। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को 50 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया और हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि अब हालात सामान्य हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर 3 घंटे के बाद काबू पाया और हाईवे को खुलवा दिया। सहारनपुर में पुलिस ने युवाओं को अग्निपथ स्कीम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और विरोध प्रदर्शन न करने के लिए समझाया गया। इसके साथ ही शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन और स्टेडियम के आसपास पुलिस ने पैदल गश्त किया। गौरतलब है कि बीते दिनों सहारनपुर में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। अग्निपथ योजना को लेकर बवाल करने वाले 32 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र उपद्रव करने के बाद पुलिस सतर्क है और टप्पल इलाके को 4 जोन 8 सेक्टरों में बांटकर कड़ी निगरानी कर रही है। पुलिस ने लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें लोगों की पहचान की जा रही है और पुलिस बल के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई है। वर्तमान में सारी स्थितियाँ नियंत्रण में हैं और शांति है। जोधपुर फर्टिलाइजर घोटाले से जुड़े मामले के तहत सीबीआई की कार्रवाई का यूथ कांग्रेस विरोध कर रही है। सीबीआई की अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस पर हुई छापेमारी को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस ने सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कोरोना महामारी महाराष्ट्र में एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 4165 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 21,749 है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2255 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 13,304 है।
कोरोना को रोकने के लिए सरकार कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की लगातार जनता से अपील कर रही है। इसके साथ ही कोरोना को लेकर प्रतिष्ठानों को विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान गुजरात सरहद पर युवक की मौत को लेकर तनाव बढ़ गया है। उग्र भीड़ ने घरों पर धावा बोलते हुए तोड़फोड़ की और आग लगा दी। दरअसल राजस्थान गुजरात सीमा पर गुजरात के अमीरगढ़ थाना क्षेत्र के रबरिया गांव में एक युवक की लाश मिली थी, जिस पर मृतक के परिजन सैकड़ों की संख्या में रबरिया गांव पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और उग्र भीड़ पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। नोएडा के सेक्टर 7 स्थित आइटोल क्लीनटेक कंपनी में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए रवाना हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 1 दर्जन गाड़ियों ने 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं। आज की अहम और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से गांधीनगर से खबर है। गांधीनगर में पीएम मोदी ने मां से मुलाकात की, उसकी तस्वीर आपके सामने ये देखिए, जिसका इंतजार था कि क्या हुआ घर में भीतर जाकर अंदर जाकर। तो देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से हमेशा की तरह आज सबसे पहले अपनी मां से मिले, 100वें जन्मदिन की बधाई दी और इस मौके पर मां हीराबा के उन्होंने पैर धोए और टॉवल से पोंछे। उसके बाद शॉल आप उनके कंधों पर देख रहे हैं हीराबा के, ये गिफ्ट के तौर पर 100वें जन्मदिन के तौर पर बेटे ने मां को दिया है और उसके बाद मां का मुंह मीठा कराया है। पूजा भी हुई है। खबर ये है कि ये आप देख रहे हैं एक तरफ मंदिर भी नजर आ रहा है, यानी कि पूजा घर है ये, घर में जहां पर एक कोना जहां पर मां हीराबा मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उनके बगल में उनके कदमों में बैठे हुए हैं। तो ये बेहद खास तस्वीर, आज 100वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां की हीराबा का 100वां जन्मदिन है और इस मौके पर अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे, उनका देखिए आशीर्वाद लिया है। मां बेटे को आशीर्वाद देते हुए नजर भी आ रही हैं और साथ में बातचीत, क्योंकि जब भी पीएम जाते हैं मां से एक उनकी अलग मुलाकात होती है, एक अलग बात होती है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मां उसको आशीर्वाद देना कभी नहीं भूलती, समझाना कभी नहीं भूलती। ऐसे ही दोनों की बॉन्डिंग हर बार नजर आती है और आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का 100वां जन्मदिन है। मां के पैर धोकर पीएम मोदी ने आशीर्वाद लिया है, गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर उन्हें शॉल ओढ़ाया है जो हीराबा के कंधों पर आप देख भी रहे हैं, और उसके बाद हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर मां का आशीर्वाद लिया। फिर बैठे मां के चरणों में और मां से काफी बातचीत हुई है। बातचीत बेहद खास रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मां के बीच में जो बॉन्डिंग है एक बहुत खास रिश्ता है। वैसे तो मां और बेटे का दुनिया में सबसे अलग रिश्ता है और वो दिखाई देता है इन तस्वीरों के माध्यम से जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं मां से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि इस बार का पल, ये मौका, ये खास तस्वीर इसलिए क्योंकि मां का 100वां जन्मदिन है। इसी के साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि फिटनेस का क्या राज है, क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके से मां हीराबा ने अपनी सेहत का ख्याल रखा है उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। और इसके पीछे 2-3 कारण ये भी बताए जाते हैं कि मां हीराबा कभी बाहर का खाना नहीं खाती हैं और अपने काम स्वयं करती हैं, साधारण जीवन वो जीती हैं और साथ ही सकारात्मक सोच रखती हैं। व्यायाम और एक्सरसाइज वो रेगुलर करती हैं और ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दिनचर्या ऐसे ही शुरू होती है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। विशाल ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बिना किसी वकील की उपस्थिति में लॉरेंस को रिमांड में लिया है। पुलिस ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। पंजाब पुलिस लॉरेंस को 3rd डिग्री तक टॉर्चर कर रही है। वकील का दावा है कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस की जान को खतरा है। ऐसे मामले में पूछताछ की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जो कि नहीं की जा रही है। नियमानुसार लॉरेंस को वकील मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब पुलिस नहीं दे रही है। जल्द ही विशाल कोर्ट में रिपोर्ट दायर करेंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में बदहाल सड़क की वजह से एक बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। मामला बहरा टोला गांव का है, जहां प्रसूता की 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों ने जी जान लगाकर जबलपुर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां प्रसूता ने मृत बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता के घर तक गाड़ी जाने का रास्ता न होने की वजह से एम्बुलेंस कर्मियों को उसे खाट पर लेकर 3 किलोमीटर चलना पड़ा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में 82 रन के बड़े अंतर से हरा दिया।
इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 T20 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 170 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में रनों का पीछा करने उतरी कप्तान बबूमा की टीम कुछ खास नहीं कर सकी और 87 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से दिनेश कार्तिक ने शानदार 55 रनों की पारी खेली, तो वही गेंदबाजी में आवेश खान ने 4 विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत को पक्का कर दिया। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 3 बल्लेबाजों के शतक की बदौलत टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 498 रन का स्कोर बना दिया। सिर्फ 2 रन से वनडे क्रिकेट में पहली बार 500 रन का आंकड़ा नहीं छुआ जा सका। पिछला रिकॉर्ड 481 पर 6 का था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही 4 दिवसीय WTO की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक कल संपन्न हुई। लगभग 9 साल बाद सदस्य देशों के बीच मछली पालन सब्सिडी रोकने, निर्बाध व्यापार और कोरोना के मद्देनजर पेटेंट नियमों में छूट को लेकर अहम सहमति बनी। बैठक में भारत ने खाद्य सुरक्षा और मत्स्य पालन में विकसित देशों की भूमिका पर खुलकर नाराजगी जताई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि मछली पालन को लेकर मंजूर मसौदा भारत को मंजूर नहीं है। कुवैत की संसद में गुरुवार को मांग उठी कि कुवैत सरकार भारत पर पैगंबर साहब विवादित बयान के मुद्दे पर चौतरफा दबाव बनाए। 50 सांसदों वाली नेशनल असेंबली से 30 सांसदों ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुवैत सांसदों ने भारत से माफी मांगने की बात की है। भारतीय मुस्लिमों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कुवैती सांसदों ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। इन सांसदों ने कुवैत सहित अन्य इस्लामिक देशों से भारत पर राजनीति, राजनयिक और आर्थिक दबाव डालने की अपील की है। पैगंबर साहब पर बीजेपी की पूर्व नेताओं द्वारा दिए गए बयानों की अमेरिका ने भी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बयान की आलोचना करते हुए उसके बाद बीजेपी की कार्रवाई को सराहा है। प्राइस ने अपने बयान में कहा है कि हम बीजेपी के 2 अधिकारियों द्वारा दी गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं, लेकिन हमें ये जानकर खुशी हुई कि पार्टी ने सार्वजनिक रूप से इन टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि हम धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकार पर हम भारत के साथ लगातार चर्चा करते रहते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आम हिल्सा कूटनीति को जारी रखा है। शेख हसीना ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी को 1 मीट्रिक टन आम्रपाली आम भेजे। बांग्लादेश उच्चायोग की ओर से यहां जारी एक बयान के मुताबिक हसीना के राजनयिक माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ये अनोखे उपहार भेजे गए। प्रधानमंत्री हसीना ने पिछले साल भी कोविंद, मोदी और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम के मुख्यमंत्रियों को आम भेजे थे। संयुक्त राष्ट्र में चीन का आतंकवाद पर एक बार फिर से दोहरा चेहरा सामने आया है। चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिनिधि सूची में डालने के प्रयासों को नाकाम कर दिया। भारत और अमेरिका ने मक्की को प्रतिबंधित सूची में डालने का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका पहले ही मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुका है। मक्की लश्कर तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार है। FATF ने शुक्रवार को पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए इसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान आतंकी संगठनों की मदद और फंडिंग करने की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से शामिल है। FATF ने बर्लिन में हुई समीक्षा बैठक के बाद पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। FATF ने इसके साथ ही आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान के उठाए कथित कदमों की पड़ताल के लिए ऑन साइट समीक्षा का प्रस्ताव रखा। FATF ने कहा कि ऑन साइट विजिट के बाद ही वो पाक को ग्रे लिस्ट से हटाने का विचार करेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ लोगों से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। PTI प्रमुख ने लोगों से सरकार के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन की अपील की। पिछले महीने PTI के सरकार विरोधी आजादी मार्च के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। इस्लामाबाद में 3 लोगों की मौत हुई थी। इमरान के आह्वान के बाद रविवार को एक बार फिर से देश भर में बड़े पैमाने पर अशांति की आशंका है। दुनिया के 7 देशों ने चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार के हनन की चिंता जताई है। साथ ही मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रमुख उइगरों के दमन पर लंबे समय से रोकी गई रिपोर्ट प्रकाशित करें। यूएन में डच राजदूत पॉल बेकर्स ने UNHRC को बताया कि हम उइगर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकार को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। यूएन में नेदरलैंड्स के राजदूत ने अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, इटली, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी समेत 47 देशों की ओर से साझा बयान दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने कंधार शहर में महिला को लेकर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर के मुताबिक मुस्लिम महिलाएं जो अपने शरीर को पूरी तरह से ढके हुए इस्लामी हिजाब नहीं पहनती, वो जानवरों की तरह दिखने की कोशिश कर रही हैं। तालिबान ने पिछले दिनों अफगान महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है। महिलाओं को लेकर इस प्रकार के पोस्टर वहीं दुकानों और दीवारों पर चिपकाए गए हैं।
अमेरिकी सेना के सुरक्षा दल को सीरिया में गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने एक अभियान के दौरान सीरिया में आईएस की राजधानी राका से आईएस के एक बड़े लीडर को पकड़ा। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक घर पर हेलीकॉप्टर से हमला किया। अमेरिकी गठबंधन के सुरक्षा बलों की ओर से ये जानकारी दी गई। हमला किए गए घर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा था। गिरफ्तार किए गए आतंकी का नाम हनी अहमद अल कुर्दी बताया जा रहा है और ये बम बनाने में एक्सपर्ट है। यूरोपीय आयोग ने शुक्रवार को यूक्रेन को लेकर बड़ी सिफारिश की है। यूरोपियन आयोग ने यूरोपीय संघ से यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा दिए जाने की अपील की है। आयोग की इस सिफारिश को यूक्रेन को ईयू की सदस्यता दिलाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा की सिफारिश पर अब ब्रसेल्स में अगले सप्ताह एक शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी। यूरोपीय संघ की सदस्यता किसी नए देश को देने के लिए सभी 27 देशों की सहमति जरूरी है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 1 जुलाई को रूसी नागरिकों को वीजा देने का ऐलान किया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्विटर कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने संभावित नौकरी में कटौती के संकेत दिए। उन्होंने रिमोट वर्किंग, बोलने की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर भी संबोधित किया। मस्क अप्रैल में ट्विटर के लिए अपनी बोली शुरू करने के बाद शुक्रवार को पहली बार कर्मचारियों से बात कर रही हैं। मस्क ने कहा कि ट्विटर से कर्मचारियों की छंटनी कंपनी की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगी। ब्रिटेन सरकार ने जासूसी के आरोपों में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि गृहमंत्री पीटी पटेल ने प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पहले ब्रिटेन की एक अदालत ने व्यवस्था दी थी कि असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अमेरिका भेजे जाने से बचने के लिए असांजे के पास अपील करने का अभी भी मौका है। अमेरिका ने असांजे पर गोपनीय सैन्य फाइलें चुराने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।